और बेटा हम क्या बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के हवाले से हम जो है इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया बेटा आपको सबको? स्क्रीन नजर आ रही है मुझे बताएं। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा जी सर आ रही है। अब हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया दे आर मेक देयर फूड बाय ऑन, मतलब वो अपनी खुद फूड बनाते हैं, मतलब दे आर नॉट डिस्टर्बिंग द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। मतलब वो किसी भी अच्छा देखिए, अगर कोई चीज ऑटोट्रॉफ भी है तब भी तो उसको कुछ ना किसी चीज के ऊपर वो डिपेंडेंट होगी ना, मतलब कोई चीज तो होगी जिसके ऊपर अपनी फूड बनाएगी वो। हवा में तो बनाए नहीं, सिर्फ हवा भी होगी तो कोई चीज तो हो ना। तो ऑटोट्रॉफ का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जनाब वो खुद से बनाने के लिए, खुद से भी बनाएगी तो कोई ना कोई चीजें, चार पांच चीजें तो उसको चाहिए होंगी, तो जो चीजें चाहिए तो डिपेंडेंट तो वो भी हो गई। लेकिन हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉफ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर बिकॉज कि ये किसी जिंदा चीज को डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब पौधे जो है, हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं और जमीन से पानी ले लेते हैं, तीनों चीजें नॉन लिविंग है। इन नॉन लिविंग से अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग को डिस्टर्ब कर, नॉन लिविंग चीज से लेते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस होती नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज जिंदा चीज से अपनी फूड लेगी तो उसे डिस्टर्बेंस करेगी, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफ कहलाता है। अच्छा, अब जो some kinds of the bacteria autotroph, they can synthesize organic compound which are the necessary for their survival for the organic substance। सिंपल सेंटेंस हो गया कि उनकी अपनी जिंदा रहने के लिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं से अपनी वो जिंदगी के लिए फूड खुराक बनाती है। यूनिसेलुलर तो है, बहुत कम न्यूट्रिशन चाहिए होती है इसको। These bacteria are maybe separated into the two groups, photosynthetic जिसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं एंड कीमोसिंथेटिक जिसको जो भी ऑटोट्रॉफ है। फोटोसिंथेटिक कौन से हैं? फोटो मींस लाइट, कि जो लाइट की मदद से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइट की मदद से फूड को अपने सिंथेसिस करते हैं। दूसरे कौन से हैं? कीमोसिंथेटिक, कीमो मतलब केमिकल से लफ्ज निकला है, केमिकल यानी कि ये बैक्टीरिया अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, जैसे कि सॉइल में हो या वाटर में हो या एयर में हो, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर हो किसी भी कंडीशन में, तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो मिनरल्स होते हैं उन्हीं मिनरल से, केमिकल से, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, आयरन है, ये हमारे पानी के अंदर भी होता है जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक है उन्हीं से अपनी न्यूट्रिशन को फुलफिल कर लेते हैं। फास्फोरस अच्छी खासी एनर्जी रखता है अपने अंदर, ठीक है ना। अभी आप फोटोसिंथेटिक को डिटेल कर रहा है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया possess the chlorophyll which differs from the chlorophyll of the green plants। कहता है इसके बैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल है जैसे कि प्लांट के पास होता है, लेकिन मुख्तलिफ है, डिफरेंशिएशन है थोड़ा सा बैक्टीरिया के क्लोरोफिल में और प्लांट क्लोरोफिल, लेकिन काम दोनों का एक ही है कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, अपनी फूड खुद से बनानी है। Unlike the moss green which have their chlorophyll in the chloroplast, bacterial chlorophyll is dispersed into the cytoplasm। देखिए क्या एक बात बता रहा है कि अगर आप प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने की कोशिश करेंगे क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ है, यानी कि क्लोरोफिल भी किसी एक और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट जिसके जो तीन होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इन सब मिला के बनते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये टिपिकल कंडीशन किसके पास है? प्लांट के पास। बैक्टीरिया के पास आपको सादा सादा डायरेक्टली क्लोरोफिल मिल जाएगा उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, बिखरा हुआ। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूटिलाइज द हाइड्रोजन सल्फाइड, देखें H2S। अब डिफरेंस बता रहा है कि प्लांट, अब डिफरेंस क्या बता रहा है कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस में और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरोफिल में डिफरेंस है जिससे फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसलिए उनके प्रोसेस में भी डिफरेंस होगा, लेकिन नतीजा एक ही होगा कि दोनों अपने लिए फूड बना रहे होंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कंडीशन कर रहा हूं। यूटिलाइज द हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि यहां से यहां तक जो मैं माउस मेरा कर्सर वो कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S
इंस्टीड ऑफ द वाटर, पानी की जगह ये क्या इस्तेमाल करता है, हाइड्रोजन इसके साथ सल्फाइड या सल्फर मिक्स होती है, उसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से इंस्टीड ऑफ द वाटर a hydrogen source and liberated sulfur instead of the oxygen, जाहिर है उसके इनपुट पे हाइड्रोजन है और सल्फर है, तो इसी तरीके से लिबरेट मतलब बाहर निकालने के ऊपर भी क्या होगा, हाइड्रोजन। मैं आपको उसकी थोड़ी सी डेमो दिखाता हूँ सिचुएशन। बेटा ये आसमा बेटा अपना माइक बंद कीजिए बेटा। अच्छा जनाब, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं इस वक्त कि इक्वेशन दिखा रहा हूं मैं आपको। कौन सी इक्वेशन के रेस्पायर अपना फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ली इसने इनपुट में, दूसरा क्या लिया 2H2 यानी 2 हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स ले लिए उसने। सनलाइट ली, काम का हो रहा है सारा का सारा क्लोरोफिल में, ठीक है। और फूड में क्या बनाया उसने CH2 और O यानी कि इनिशियल फॉर्म ऑफ द शुगर, बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ द शुगर बनाए। एन मतलब नंबर, मतलब यही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाएगा वन टाइम में, जितनी दफा ये प्रोसेस करेगा उतने मॉलिक्यूल्स इसके जो इनिशियल फॉर्म ऑफ द शुगर के बना लेगा। CH2 जैसे CH3 होती है असल में कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन CH2 मतलब इनिशियल फॉर्म ऑफ द शुगर। और फिर ये तो इसकी मेन प्रोडक्ट हो गई। अब बाय प्रोडक्ट क्या है, वही H2O हाइड्रोजन और 2S सल्फर के दो मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि देखिए ये इनपुट पे उसने लिए थे यहाँ पर, तो असल में उसने बेसिकली ये 2 हाइड्रोजन सल्फाइड लिया किस लिए था, ताकि जो कार्बन ले रहा है इसको फिक्स कर सके, और उसने इस कार्बन को फिक्स कर दिया, देखें इसमें फिक्स कर दिया, ठीक, कार्बन को यहाँ पर आगे उसने फिक्स कर दिया। इस तरीके से हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया CH2O के अंदर, और 2H2S यानी 2 हाइड्रोजन सल्फाइड दोबारा से फिक्स कराने के बाद लिबरेट हो गया। इस तरह इनिशियल फॉर्म ऑफ द शुगर भी मिल गई कार्बोहाइड्रेट्स को, बैक्टीरिया को, और उसने लाइट और क्लोरोफिल के लाइट की मदद से क्लोरोफिल में सारा। तो इस तरह सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बेटा सबको डिफरेंट औरों को भी नहीं आ रही क्या? नहीं सर मुझे तो आ रही है। सर आ रही है। चलो ठीक है, आ रही है। हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, नमस्कार, शुक्रिया। अच्छा अब इस तरीके से फोटोसिंथेसिस बहुत सिंपल है, तो ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो हमने आपको समझा दिया कि हाइड्रोजन सोर्स लिबरेटेड सल्फर इंस्टेड द ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है उसने इनपुट पे हाइड्रोजन लिया है, एग्जिट पे भी हाइड्रोजन देगा, इनपुट पे सल्फर लिया है, आउटपुट पे भी सल्फर दे देगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया देखिए लिखा हुआ है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर द कीमोसिंथेटिक। इसमें एक एग्जांपल दे दी कि आगे हम बात कर रहे हैं, जो हमने बात कर ली फोटोसिंथेसिस, अब ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरफ जा रहा है कि केमिकल के जरिए किस तरह फूड अपने बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। नाइट्रिफिकेशन हमको पता है कि नाइट्रोजन जो हवा के अंदर मौजूद होती है, ये जब सॉइल में पेनिट्रेट होती है तो सॉइल के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को फिक्स्ड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं नाइट्रीफाइंग से नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, और फिर नाइट्रेट में, पहले अमोनिया में, फिर नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में, 3 स्टेप्स होता है। फिर कहीं जाके वो नाइट्रोजन प्लांट्स की रूट्स के जरिए इस्तेमाल के काबिल होती है। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस कौन कराता है सॉइल के अंदर, उस नाइट्रोजन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। अगर ये ना हो तो सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा और पौधे को अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो हम चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है जनाब। ठीक है ना, ये हो गई सारी बातें। हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस तरह काम करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जनाब ये आ रहा है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब टू ब्रेक डाउन, उसको ऑक्सीजन देने के बाद तोड़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक द अमोनिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको,
फिर नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयरन एंड ट्रैप द एनर्जी डज रिलीज फॉर द सिंथेटिक रिएक्शंस। यानी कि ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है मोस्टली नाइट्रोजन पर काम करते हैं, उस नाइट्रोजन को अमोनिया में, फिर नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट में तोड़ते हैं, सल्फर और फेरस दूसरी फॉर्म्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं और अपने लिए एनर्जी निकालते हैं कि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। मसलन ये किसी किस्म का क्लोरोफिल अपने पास नहीं रखते, सिर्फ केमिकल्स के ऊपर अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। आपने एक बैक्टीरिया पढ़ा है, बल्कि हम पढ़ेंगे, वैसे पढ़ चुके हैं आप लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना प्रोटोप्टेस्टा, तो उसके अंदर हमारे पास नॉस्टॉक आएगा। जो नॉस्टॉक है आपके पास, जिसको हम नॉस्टॉक कहते हैं, यही हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगा भी जिसको हम कहते हैं। और हम एक टॉपिक भी पढ़ते हैं कि द ब्लू ग्रीन अलगा, द नॉस्टॉक इज द फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑन अर्थ। ये जमीन पर सबसे पहले रहने वाले कॉलोनी बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जमीन के ऊपर, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि इससे पहले ऑक्सीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इनका न्यूट्रिशन बड़ी सिंपल थी और ये नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते थे, इस तरह जमीन के ऊपर रहने के काबिल हुए। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अभी डिफरेंट कैटेगरी होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सब के सब कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो लाइट के जरिए से अपनी फूड रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं जनाब। बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन इंतहा ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल टॉपिक जनाब। बैक्टीरिया देखिए, हम कह चुके हैं कि दैट इज अ वेरी डेंजरस पैथोजन फॉर द ऑर्गेनिजम्स। इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है। देखिए, वायरस अपनी जगह खतरनाक है, लेकिन वायरस की सबसे अच्छी बात यह है कि वायरस ज्यादा दिन बॉडी में स्टे नहीं करता, और रेजिस्टेंस जब उसकी बन जाती है बॉडी में इम्यून सिस्टम की तरफ से, तो वो बॉडी से एस्क्रीट कर जाता है, निकल जाता है। ये बात हम पहले काफी डिटेल पढ़ चुके हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया क्यों खतरनाक है जनाब? क्योंकि अगर बैक्टीरिया बॉडी में आ जाए और वो रहने लगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादातर बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कायम नहीं कर पाता। और बैक्टीरिया ऐसा भी नहीं है कि बॉडी से बाहर चला जाए। क्यों? लिविंग है, अपनी बेबीज बनाता रहता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से लेता रहता है और हमारी बॉडी को मुस्तकिल डैमेज करता रहता है। इतनी स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिसिटी इसके पास कैसे आई? जो बैक्टीरिया जबरदस्त किस्म से इतना जबरदस्त पैथोजन है, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वजह उसकी रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल को कहते हैं। अब सांस, जो इंसान है, हम और आप हैं, इंसान जो है या जानवर जो है या पौधे जो है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है, कीड़े मकोड़े जो है, ये सब ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। सबको पता है आपको, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस ले सकता हो, उसे कहते हैं एरोबिक। ये लिखा हुआ वर्ड, ठीक है ना, एरोबिक ऊपर लिखा हुआ। रिक्वायर्ड फ्री ऑक्सीजन, फ्री से मुराद पैसों वाली और विदाउट पैसों वाली नहीं। फ्री से मुराद ये है कि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन फ्री क्वांटिटी, फ्री मतलब किसी और गैस से जुड़ी हुई ना हो, अलोन कंडीशन में हो। जैसे H2O, हाइड्रोजन के 2, H2 और ऑक्सीजन का 1, तो ये ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। कह रहा है इस फॉर्म में ना हो, अलग। हम पानी के अंदर से, हम पानी में डूब के मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं जनाब? इसलिए कि हम ऑक्सीजन को जो वाटर से मिली हुई होती है उसको ले नहीं पाते। हमारे नाक के अंदर, गुर्दों के अंदर पानी भर जाता है नाक के जरिए से, तो मरना तो कंफर्म सी बात है। हमारी बॉडी ऑक्सीजन के अंदर से, पानी के अंदर से ऑक्सीजन को नहीं निकाल पाती। मछली होती है ना, मछली क्यों सर्वाइव करती है जनाब? इसलिए कि मछली के बाद लगे में गिल्स, ठीक है ना, गल फड़े, गिल्स। इन गिल्स में ये एबिलिटी होती है कि पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, फ्री, H2O वाली नहीं, H2O वाली नहीं, यानी जिससे पानी बना हुआ दरिया का, समंदर का, जिसके अंदर भी वो मछली है, वाला पानी नहीं, वाली ऑक्सीजन नहीं। जो हवा पानी पे लगती है और हवा बहुत सारी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व कर देती है,
उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को मछली के गिल्स निकाल लेते हैं, मछली सर्वाइव कर लेती है। ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्यों जरूरी है ये बाद में पढ़ेंगे, बहुत को पता होगा माशाल्लाह में साहब। मछली जब पानी से बाहर निकलती है तो क्यों मर जाती है जनाब? हालांकि ऊपर तो ऑक्सीजन उसको मिलती है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, इसलिए मर जाती है मछली क्योंकि उसके जो गिल्स हैं वो हवा का बड़ा हल्का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं जो उसको पानी में मिलता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर होती है, बस वही। बाहर आके उसको हवा इंतहा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जब मिलती है तो उस गिल्स से वो हवा को कैच नहीं कर पा रही होती, इसलिए जो निकालने की कोशिश करती है तो वो तड़पती है, फड़कती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ी देर तक निकाल पाती है, लेकिन बाद में उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मछली की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास लंग्स का प्रेशर बाहर वाले हवा को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद वो प्रेशर इतना कम होता है कि उसके अंदर से वो ऑक्सीजन नहीं निकल पा रही होती तो पानी चला जाता है। इसी तरीके से अगर आप तेज गाड़ी चल रही हो, कार या ट्रेन, उसमें से अगर आप मुंह बाहर निकालते हैं, जो गाड़ी 100, 120, 200, 150 की स्पीड पे चल रही हो, तो आपसे सांस नहीं लिया जाता, खींच खींच के सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लंग्स भी एक हद तक एयर प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। जब वो ओवर प्रेशर होगा तो हमें सांस नहीं ले। मछली के साथ भी ये बेचारे के साथ ये हो। तो पता लगा कि जितने भी ज्यादातर ऑर्गेनिज्म हवा की मौजूदगी में सांस लेते हैं और एक एडुकेट वाटर प्रेशर, अपना ऑक्सीजन प्रेशर में ना ज्यादा हो ना कम। तो जो पानी के, जो हवा की मौजूदगी में सांस ले वो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज द, ये आ गया, रिक्वायर्ड फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। उन्हें ऑक्सीजन मिलती है और दे आर नोन एज द एरोबिक, ठीक है ना। रिक्वायर्ड फ्री ऑक्सीजन या एनारोबिक। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या है? दूसरे क्या है? एनारोबिक, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड द फ्री ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं, दूसरा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेने वाले, जिनको हम एनारोबिक कहते हैं, वो बहुत ही लिटिल क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, इंसान, जानवर, पौधे उसमें शामिल नहीं होते। हमारे जिस्म में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, हमारे जिस्म में भी होती है। कब होती है जनाब? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप भागा दौड़ी करते हैं, जब आप खेलते हैं, जब आप एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हैं, तो आपकी पिंडलियों में, आपकी थाइस की फ्लैशेस में, गोश्त में, बाजुओं में, मसल्स में, बाइसेप और ट्राइसेप के अंदर दर्द होता है। तो जी ये दर्द, सीढ़ियां चढ़ के चलते हैं आप, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 6 मंजिला सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, तो आपकी टांगों में दर्द होता है। तो वो दर्द एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन का होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नाक से ऑक्सीजन जा रही होती है वो सही तरीके से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही होती, क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी जरूरत से ज्यादा काम कर रही है, तो सप्लाई पूरी नहीं। तो जहां जहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही होती नाक के जरिए, लंग्स के जरिए, ब्लड के जरिए, तो वहां के सेल्स सर्वाइव करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होकर बैठते हैं, हमारी थकान खत्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे टांग का दर्द भी या जिस्म में जहां जहां दर्द हो रहा था वो रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है, अब एरोबिक की जरूरत नहीं रही। ओके हो गई बात? अब बात करते हैं किसकी जनाब? एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते करते, यानी एरोबिक क्या हो गई? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस की, ऑक्सीजन में सांस लेना, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस। दूसरा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेना। दो बातें हो गई। तीसरी चीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है जनाब, देखें ये लिखा हुआ फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस वजह से बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया इस वजह से बड़ा खतरनाक है। क्यों? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं? कि अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये एरोबिक कहलाएंगे, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये मरेंगे नहीं दूसरे बैक्टीरिया की तरह। ये क्या हो जाएंगे? ये अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज कर लेंगे, एनारोबिक से एरोबिक पे चले जाएंगे, और अगर एरोबिक के अंदर नहीं मिलेगी तो एनारोबिक चले जाएंगे। मसलन ये कि इनको ऑक्सीजन मिले तब भी सरवाइव करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिली तब भी सरवाइव करेंगे।
ठीक है जनाब। ऑक्सीजन मिलेगी तब भी सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी सर्वाइव करेंगे। ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है। क्यों? अच्छा, कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं और कुछ फैकल्टेटिव होते हैं। मुझे अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। अगर बेबी नहीं करो, बेबी क्लास से यार ऑनलाइन नहीं रहो। अरे बेबी करो यार। ठीक है ना, तो जो ये अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान को किसी ऐसे बैक्टीरिया ने हमला किया है जो कि फैकल्टेटिव है, जो कि फैकल्टेटिव है, मतलब उसको ऑक्सीजन मिले तब भी सर्वाइव करेगा, ऑक्सीजन ना मिले तब भी सर्वाइव करेगा, तो उसकी पैथोजेनिसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? वो मरेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि बैक्टीरिया ने, अगर एरोबिक बैक्टीरिया ने हमला किया है कि जो सिर्फ ऑक्सीजन में जिंदा रहेगा, तो उस बैक्टीरिया की ऑक्सीजन को रोक दी जाए, अब कोई सही प्रोसेस हो तो वो मर जाएगा। इसी तरीके से अगर पता लग जाए कि वो एनारोबिक है तो उसे ऑक्सीजन दे देंगे तब मर जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर फैकल्टेटिव हो तो आप ऑक्सीजन के जरिए से उसको नहीं मार सकते। जैसे अभी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ सीडोमोनास, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, इज एन एरोबिक बैक्टीरियम। हाँ, आने के ऑक्सीजन में सांस लेने वाला। ये रहा स्पायरोचीट्स इज एन द एनारोबिक बैक्टीरियम। स्पायरोचीट्स हमने पढ़े थे बेटा अभी किसके अंदर? स्पायरिला में, जो थर्ड कैटेगरी थी ना मॉर्फोलॉजी की, स्प्रिंग लाइक, स्क्रू लाइक, ये क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसी तरीके से इकोलाई, जिसको इकेस्ट्रियम इकोलाई भी कहते हैं, इज अ फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरियम। कह रहा है कि बेसिकली तो ये एनारोबिक है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इकोलाई को अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये फौरन अपना मूड चेंज कर लेगा, एनारोबिक से एरोबिक पे चेंज कर लेगा, मरेगा नहीं। इस तरह स्पायरोचीट्स की अगर आप ऑक्सीजन दे देंगे स्पायरोचीट को तो स्पायरोचीट मर जाएगा क्योंकि एनारोबिक है। सीडोमोनास को अगर ऑक्सीजन रोक देंगे तब मर जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर इकोलाई हो तो उसको आप ऑक्सीजन के जरिए से नहीं मार सकते। अब आ रहा है कैम्फेलोबैक्टर इज एंड द माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम। अच्छा, माइक्रो एरोफिलिक कैसे कहते हैं जनाब? माइक्रो तो इसके साइज को बयान कर रहा है कि दैट इज वेरी वेरी नैरो। हमने क्या साइज पढ़ा था बैक्टीरिया का? 0.1 to 600 म्यू माइक्रोन, माइक्रोन मीटर। ठीक है ना, तो ये बहुत छोटे हैं, और एरोफिलिक मतलब हवा के जरिए फैलने वाले। ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है कि मतलब जरूरी नहीं है कि इसको किसी बॉडी से टच मिले या टच हो, कॉन्टा जीएस में आए, कॉन्टा जिन में आए, तब उससे जाके वो फैले नहीं। है, कुछ बैक्टीरिया एरोफिलिक भी होते हैं जो तेजी के साथ फैल सकते हैं हवा के जरिए। ठीक हो गई बात? तो हमने अभी दूसरी चीज क्या पढ़ी? रेस्पिरेशन ऑफ द बैक्टीरिया। 3 कंडीशन: एरोबिक, हवा में जिंदा रहने वाले, ऑक्सीजन में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बेटा मेरी आवाज, मेरी तरफ से सारी चीजें ओके हैं, क्योंकि मुझे खुद ही डिस्टर्बेंस नहीं पता लग सर, जाए। मुझे सर आ रही है आपकी आवाज तो। बेटा अरीबा, आपकी तरफ कोई इशू हो रहा है मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस होती है ना तो मुझे, मैं आपसे पहले मैं ही पूछ लेता हूँ कि मेरा अगर नेट कनेक्शन डिस्टर्ब होता है। अभी तो मैंने वैसे भी उससे मोबाइल से कनेक्ट कर लिया इसको। उसकी वजह ये हुई कि मोबाइल से कनेक्ट करने की, क्योंकि नेट उससे डिस्टर्ब हो रहा था बार बार। अच्छा, दूसरी कंडीशन हम क्या देख रहे हैं? कंडीशन क्या देख रहे हैं? अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का ना, ग्रोथ का। ठीक है, हाउ द बैक्टीरिया ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ के हवाले से भी बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट फेजेस में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ। पहला कौन सा है? LAG, लैग फेज। दूसरा है LOG, लोग फेज। ठीक है ना, फिर तीसरा है स्टेशनरी फेज, और चौथा स्टेशनरी या स्टैटिक फेज जिसे कहते हैं, और नंबर 4 है डेथ और डेक्लाइन। ठीक है ना, इन 4 फेजेस में बैक्टीरिया को जो है वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ।
बैक्टीरिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अच्छा, लैग फेज किसे कहते हैं जनाब? जी खदीजा नूर बेटा कुछ कहना चाह रही है? लैग फेज, अच्छा चल, लैग सर फेज, नहीं आ रही आवाज। हरीबा को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। यस सर, क्लियर आवाज आ रही है। वॉइस में से आवाज आ रही है सबको? जी सर, अब थोड़ी थोड़ी सी आ रही है आवाज। जी सर आ रही है। आप अपने तरफ से आवाज खोलें बेटा, हरीबा सबको जा रही है आवाज। अच्छा जनाब, हम ग्रोथ फेज पढ़ रहे हैं और आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का। ठीक है, मैं आपको आपके सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड से बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से उसको डिस्क्राइब नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट रिप्रोडक्शन पे लेके आ गए। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो ग्रोथ के फेज से लैग फेज, LAG, लैग फेज, ये अगर आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक अगर आप खोल लें थोड़ी सी जमा करके, तो उस बुक के पेज नंबर 106 106 पे डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ जी, ये रहा, ठीक है ना। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ और डेक्लाइन फेज, इन चारों फेजेस को मैं आपको समझा देता हूँ। देख अपने पहले बुक में चले 106 पेज के ऊपर। लैग फेज कौन सा है जनाब? जिसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। क्या होगा? बर्थ करेगा अपनी। ठीक है, बर्थ कैसे करेगा? जैसे चले मैं नीचे दिखा दूंगा आपको। ये देखिए, बर्थ ऐसे करेगा। एक बड़ा बैक्टीरिया था, उसने अपनी जीन की कॉपी करी सेंटर में और अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ना शुरू कर दिया और दोनों के जीन की कॉपी अलग अलग कर दी और कितनी 2 डॉटर सेल बना दिए। ठीक है, 2 बच्चे बना दिए उसने अपने। तो ये तो उसकी हो गई सिंपली एक बाइनरी फिजन। तो लैग फेज में कह रहा है कि वो इस तरीके से पैदा होगा, यानी कि एक बैक्टीरिया, द सिंगल बैक्टीरिया इज डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिजन इनटू द 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो लैग फेज में क्या लिखा हुआ है? इनएक्टिव फेज ड्यूरिंग विच द बैक्टीरिया प्रिपेयर themselves टू द डिवाइड, यानी कि ये पैदा होने के बाद से इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मुराद ये है कि अभी जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक सा पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल काम करेगा और बैक्टीरिया के बॉडी के पार्ट्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल क्या क्या बनाएगा जनाब? जो जो इसने बनाया था, पिली है, फ्लैजिला है, लाइसोसोम्स है, ठीक है ना, अंदर राइबोसोम्स है, सॉरी, ठीक है, राइबोसोम्स है, ठीक, और जो अपने साहब ने सारा मटेरियल आपने इसके अंदर पढ़ा देखा, जेनेटिक मटेरियल दोबारा से एबिलिटेट करेगा और पूरे बॉडी के अंदर, यानी कि दैट इज द ग्रोथ वन फेज, जिसके अंदर ये पैदा होने के बाद से अपने आप को मैच्योर करेगा। ओके हो गई बात? ठीक, इसमें रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएगा। ओके, अपने आप को सिर्फ ग्रोथ करके बड़ा करेगा। मेक देमसेल्फ टू प्रिपेयर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करेगा, करेगा नहीं। ओके, आगे चलते हैं। लॉग फेज क्या कह रहा है? बैक्टीरिया ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन वेरी रैपिडली। इस दरमियान में जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो तेजी के साथ क्या करेगा जनाब? दोबारा से इस प्रोसेस को करेगा, क्या? बाइनरी फिजन करेगा, दोबारा से अपने आप को डिवाइड करेगा और तेजी के साथ, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरीके से 108 बैक्टीरिया के अंदर अपनी तेजी से प्रोपोगेशन करेगा और अपनी नंबर ऑफ क्वांटिटी। लैग फेज, दूसरा लॉग। लॉग के अंदर क्या होगा कि प्रोडक्शन स्पीड मोर होगी। लैग फेज के अंदर सिर्फ बर्थ है, लॉग फेज के अंदर क्या है? प्रोडक्शन स्पीड बहुत है, तेजी के साथ वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, याद रखें कि जितने भी ये ग्रोथ के फेजेस हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। किस पर डिपेंड करते हैं? एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि वाटर बड़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा हो, टेम्परेचर बड़ा एडुकेटेड नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का जो वो बहुत बेहतर होना चाहिए, पीएच मेंटेन होनी चाहिए इसकी, ठीक है, यानी कि जब इसके पास एनवायरमेंटल कंडीशन बड़ी फिजिबल होगी तो उसका लॉग फेज तेजी के साथ बेबीज को बॉर्न करेगा और जल्दी से दोबारा बेबीज को बड़ा करेगा, फिर उनसे दोबारा नई बेबीज बॉर्न करेगा। ये हो गया लैग फेज, दूसरा लॉग। स्टेशनरी फेज क्या कह रहा है? जब एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ी सी खराब हुई, मसलन टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वाटर इसको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो ये क्या करेगा? स्टेशनरी फेज मतलब अगर 100 या 200 बच्चे बन रहे हैं, ठीक है ना,
तो 100 या 200 बच्चे जो बड़े हो चुके थे वो उनकी डेथ हो रही होगी, तो यानी जितने पैदा हो रहे होंगे उतने मर रहे होंगे, मतलब जो कॉलोनी में जो क्वांटिटी रहेगी वो बराबर रहेगी। जैसे 200 बच्चे थे, 200 बैक्टीरिया थे, उन्होंने 200 से 200 बच्चे प्रोड्यूस कर लिए, अब 400 हो गए, लेकिन पुराने वाले 200 फौरन मर जाएंगे, फिर 200 रहेगा, फिर ये 200 दोबारा 200 प्रोड्यूस कर लेंगे, फिर पुराने वाले 200 मर जाएंगे, तो मेंटेन रहेगा स्टेशनरी, मतलब सेम कंडीशन में रहना। क्यों? एनवायरमेंटल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं, लॉक कंडीशन में एनवायरमेंटल कंडीशन बड़ी अच्छी है, इसलिए प्रोडक्शन रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है। स्टेशनरी में क्या है जनाब? प्रोडक्शन रेट एंड डेथ रेट बराबर है, जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, कॉलोनी का रेट बराबर चल रहा है। लेकिन डेथ एंड डेक्लाइन फेज क्या होता है? दैट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन कि अगर पानी जरूरत से भी ज्यादा कम हो जाए, स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो जाए, कमी हो जाए, इसी तरीके से वाटर की बहुत शदीद कमी हो जाए, वाटर की, और टेम्परेचर बहुत शदीद बढ़ जाए, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाए, पीएच बहुत ज्यादा या बहुत ही कम हो जाए, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन हर तरफ से डिस्टर्ब कर रहा है, तो सीधी सी बात है, मौत का, डेथ का रेशियो ज्यादा होगा और प्रोडक्शन बहुत ही कम होगी। मतलब अगर 400 बच्चे थे किसी कॉलोनी में, तो अगर उन्होंने 100 प्रोड्यूस किए हैं, 500 हो गए, लेकिन पता लगा मर 300 गए, बच गए 200, तो डेथ रेशियो ज्यादा होगा। फिर वो 200 बेचारे किसी तरीके से करके थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन करेंगे, 50 पैदा करेंगे, इससे कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि किसी जगह बैक्टीरियल की कॉलोनी खत्म भी हो जाए। बैक्टीरिया और वायरस के अंदर जो हमने बताया कि बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक है वायरस से, लेकिन बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बैक्टीरिया के लिए मेडिसिन कारआमद है, काम करती है, और एंटीबायोटिक जितनी भी मेडिसिन आप खाते हैं वो इन्हीं बैक्टीरिया के अगेंस्ट खाते हैं, जबकि एंटीवायरल कोई मेडिसिन वायरस के अगेंस्ट उसको खत्म करने के काम नहीं करती, उसके साइड इफेक्ट तो रोक देती है थोड़ा बहुत, लेकिन खत्म करने पे काम नहीं करती। लेकिन बैक्टीरिया को हम मेडिसिन के जरिए खत्म कर सकते हैं और बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं, वो इतना बड़ा मुश्किल मामला नहीं होता। इसीलिए बैक्टीरिया जो होता है वो है तो ज्यादा सीवियर, खतरनाक बीमारी फैलाने में, लेकिन इसके ऊपर कवर करना, इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा आसान है, अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि ये मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से मर जाता है क्योंकि जिंदा होता है, ठीक है ना। तो डेथ एंड डेक्लाइन फेज क्या होता है कि जिसके अंदर सीवियरिटी ज्यादा होती है, डेथ रेशियो ज्यादा होता है और प्रोडक्शन रेट कम होता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर बैक्टीरिया हमला कर दे, किसी इंसान में, किसी जानवर में, तो सबसे पहले वो लैग फेज में जाएगा, जाके बैठेगा, अपने आप को ग्रोथ करेगा, लेकिन जब वो ग्रोथ कर लेगा, उसको बॉडी से बड़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो फौरन लॉक फेज पर आ जाएगा और अपने बच्चे पैदा करेगा, अपने बच्चों को जल्दी जल्दी बड़ा करेगा और उससे नए बच्चे पैदा करेगा। क्यों? लॉक फेज से कंडीशन बड़ी जबरदस्त है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तेजी के साथ प्रोडक्शन करेगा, प्रोपोगेशन करेगा, और उस बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। दो बातें हो गई। लेकिन जैसे हम बीमारी का पता लगेगा और डॉक्टर मेडिसिन देगा आपको, एंटीबायोटिक, और जब वो मेडिसिन जाके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना शुरू करेगी, तो बैक्टीरिया के लिए कौन सा फेज शुरू हो जाएगा? लॉक के बाद स्टेशनरी फेज शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेडिसिन उसके अगेंस्ट आ गई, जिसको काम करने नहीं दे रही, तो उसकी तादाद को बढ़ने नहीं दे रही, तो तादाद पहले उतनी रहेगी। इसे कहते हैं स्टैटिक, ऐसी मेडिसिन को कहते हैं बैक्टीरियो स्टैटिकल, जो स्टैटिक यानी कि बैक्टीरिया की मजीद ग्रोथ से रोक देती है। जब मजीद ग्रोथ रुक जाएगी तो बाकी वाले बैक्टीरिया भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती है, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, जो जाके स्टैटिक भी करती है, यानी कि बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकती भी है, नए बेबीज बॉर्न पैदा होने देंगे, स्टेशनरी फेज में लेके आ जाएंगे ग्रोथ को, फिर जो रह गए हैं, जो मजीद स्टेशनरी कंडीशन में रह गए, उनको भी किल कर देती है। उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कि जो बैक्टीरिया को जान से मार दे उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके, मजीद बढ़ने ना दे, उसे कहते हैं बैक्टीरियो स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक जगह पे रोक देना। तो हम बैक्टीरिया की ग्रोथ से ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि मेडिसिन किस तरीके से जाके बैक्टीरिया पर असरअंदाज होती है, ठीक है जनाब। लैग फेज में पैदा होना है और अपने आप को बड़ा करना है, इनएक्टिव फेज। लॉग फेज के अंदर तेजी से प्रोडक्शन करनी है, नंबर ऑफ बेबीज बढ़ाने हैं, ठीक है। और नंबर
स्टेशनरी फेज में क्या करना है, उसको रोक देना है, स्टे करवाना है, ठीक है ना, स्टैटिक कंडीशन के अंदर। और नंबर ऑफ कंप्लीट बराबर, डेथ फेज के अंदर डेथ ज्यादा होगी और प्रोडक्शन कम होगी। इस तरह जिस्म के अंदर हम डेथ एंड डेक्लाइन का फेज बढ़ाते हैं और बैक्टीरिया को ऐसे से खत्म कर देते हैं, ठीक होगी बात। इस तरह हमने बैक्टीरिया की जो है इस कंडीशन को स्टडी कर लिया। ये देखिए लिखा भी उन्होंने नीचे आगे, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ एंड डिके। बैक्टीरिया start with a high, here the death rate is more than the reproduction rate। तीसरे में क्या है, death rate is equal, यानी कि डेथ और equal बराबर है। लॉग फेज में क्या है जनाब, इट इज अ फेज where the rapid growth, तेजी के साथ रैपिड ग्रोथ होती है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, नो ग्रोथ बट द बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द डिवीजन। ये आ गई चारों लाइनें आपके पास, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी। ठीक है ना, ये हमारे पास ग्रोथ का हो गया। आइंदा हमारा टॉपिक होगा ग्रोथ अपना रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। और हम फ्लैजिला भी मुझे याद दिला दीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला भी बैक्टीरिया की हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो आज हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये दो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, ठीक है बेटा। कोई सवाल है इसके बारे में कर ले। सर कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, उसको मारती नहीं है। तो जो बैक्टीरिया पहले से बने हुए होते हैं बॉडी में, तो वो फिर किस तरह मरते हैं, उसके लिए अलग ही मेडिसिन खानी पड़ती है? नहीं, मैंने अभी बताया कि दो किस्म है, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। अब जब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगी तो नए बैक्टीरिया तो बनेंगे नहीं, तो जो पुराने बैक्टीरिया हैं वो अपनी जिंदगी पूरी करके मरेंगे। इट विल टेक द टाइम, और वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो जो पुराने बैक्टीरिया उनको ग्रोथ करने देंगे ही नहीं, नई बेबीज रिप्रोडक्शन भी बनाने नहीं देंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक होती है बैक्टीरियो साइडल, साइडल मतलब सुसाइड जिसे कहते हैं, किल करना। वो रोकती वोकती भी है और जितने बैक्टीरिया तो वो किल भी कर देती है। तो जब तक बैक्टीरिया बॉडी में रहेंगे, जब तक मरेंगे नहीं, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तब तक? पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है ना, तो उनका इन्फेक्शन वैसे ही 70-80% खत्म हो जाता है, क्योंकि असल में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चली उसकी नई बेबीज की ग्रोथ से रहा होता है। आई समझ बात? यस सर। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, रिप्रोडक्शन रुक जाएगी, तो पुराने भी मरना शुरू हो जाएंगे, वो भी इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। असल में मेडिसिन इसी तरह दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टली बैक्टीरियोसाइडल दे देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या भाई खाओ ऑगमेंटन जो है